कहते हैं ना, 8 जुलाई है, 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। इजराइल में जो 8 पार्टियों की गठबंधन ने सरकार बनाया है, उसका भी कुछ वैसा ही हाल है। आखिर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजरायली संसद में बाइडेन के ऊपर क्यों गुस्सा होने लगे? उन्होंने क्यों कहा कि मैं वापस आऊंगा? संसद की ये वोटिंग नेतन्याहू जीतने वाले थे, लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वो हार गए? तो वहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने जाते हुए नेतन्याहू से क्या कहा? तो वहीं आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने $100 बिलियन क्यों मांगे? अमेरिका की कौन सी पोल खोल दी? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। 12 साल शासन करने के बाद नेतन्याहू को आखिरकार उनके ही शागिर्द ने संसद में मात दे दी। हालांकि बड़ा ही नाटकीय क्रम रहा। बेनेट को 60 वोट मिले तो नेतन्याहू को 59, मतलब कि सिर्फ 1 वोट का फर्क। असल में जीतने वाले नेतन्याहू ही थे, लेकिन इस 1 वोट ने पूरे खेल को बिगाड़ा। पर आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू को 12 साल बाद सत्ता से हाथ धोना पड़ा, और जब उन्हें बुलाया गया फेयरवेल स्पीच देने के लिए, तब नेतन्याहू ने एक अलग ही रूप दिखलाया, एक अलग रौद्र रूप दिखाया। उनका गुस्सा बेनेट की तरफ बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उनका गुस्सा फूटा बाइडेन की तरफ। देखो, नेफ्ताली बेनेट काफी समय से प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, पर पिछले कुछ महीनों से नेतन्याहू के खिलाफ वो कमेंट देते आए हैं, बयान देते आए हैं। जैसे कि उन्होंने ये कह दिया था कि मैं नेतन्याहू से ज्यादा राष्ट्रवादी हूँ, लेकिन मैं अपने देश को बांटने पर यकीन नहीं करता हूँ। ये बयान नेतन्याहू के खिलाफ था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेतन्याहू ने अपनी जीत पक्की करने के लिए कुछ ऐसे समीकरण बनाए थे जिसे इजराइल को तोड़ने वाला माना गया। यहाँ तक कि नेफ्ताली बेनेट ने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे टीम में अलग अलग विचारधारा के कई लोग हैं और उसकी टीम बनी है। पर देखो, ये टीम अलग अलग विचारधारा की है, इसीलिए ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, ये तो तय है। पर इन 2 साल के अंदर नेफ्ताली बेनेट गाजा पर या वेस्ट बैंक पर कब्जाने की अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे, ताकि उनकी एक छवि बन जाए वापस आने की। पर बड़ी बात ये रही कि स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने बेनेट को लेकर सिर्फ यही कहा कि बेनेट आने वाली परिस्थितियों को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उनका सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा बाइडेन के ऊपर। उन्होंने बाइडेन को ये कह दिया कि बाइडेन ने कई बार मुझे ये कहा है कि ईरान खतरा है इजराइल के लिए, मैं ये समझता हूँ, लेकिन आप ईरान के मामले में चुप रहो। अगर हम ईरान के मामले में चुप रहेंगे तो फिर हमारा यहूदी समाज कैसे बचेगा? ईरान हमारे लिए खतरा आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा। पर बाइडेन ने ऐसा करके बस वो कर दिया है जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदी लोगों को मारा जा रहा था और यहूदी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त यहूदियों का कोई देश नहीं था, लेकिन आज यहूदियों का देश है और मैं वापस आऊंगा अपने लोगों के लिए सब कुछ ठीक करने के लिए। मुझे पता है बेनेट इस चीज को संभाल नहीं पाएंगे। बेनेट के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि बेनेट बाइडेन को हैंडल कर सके। देखो, जो नेतन्याहू ने कहा वो तो बिल्कुल सही कहा कि वो आएंगे वापस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। यही वजह है कि नेतन्याहू और बेनेट दोनों को संबोधित करते हुए भारत ने अपना एक अलग रूप दिखलाया। जाते हुए नेतन्याहू से और आते हुए बेनेट के साथ भारत ने एक नई तस्वीर दिखा दी। माना ये जा रहा था कि बेनेट के आने के बाद हो सकता है भारत के साथ इजराइल के रिश्ते अलग हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल को भारत से फायदा नहीं है। भारत इजराइल से बड़े पैमाने में हथियार खरीदता है। भारत के हथियार खरीदने पर दूसरे देश भी उससे हथियार खरीदते हैं। भारत इजराइल संबंध के बाद दूसरे देशों ने उनसे रिश्ते बनाए। भारत के साथ रिश्तों से इजराइल को बहुत फायदा है, इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि बेनेट भी उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बेनेट चाहेंगे कि भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनके साथ आ जाए। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि व्यक्ति बदलने से भारत और इजराइल के रिश्तों के बीच कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रिश्ते बहुत पुराने हैं और भारत ने नेतन्याहू के समय में मान्यता दी। वहाँ सबसे पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा, जिसके बाद मिडिल ईस्ट के देश भी इजराइल के साथ रिश्तों को मजबूत करने में जुट गए। तो ऐसे में इजराइल कभी भी भारत को खोना नहीं चाहेगा। अब जाते हुए नेतन्याहू को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि वो सराहना के पात्र हैं, उनका सफल कार्यकाल रहा और भारत और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी पर उन्होंने
निजी तौर पर बहुत ध्यान दिया, जिसके लिए मैं आपका आभार जताता हूँ। वहीं उन्होंने बेनेट को ये कहा, इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर नेफ्ताली बेनेट को बधाइयाँ। हम अगले साल अपने कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 30 साल पूरे कर रहे हैं और इस अवसर पर मैं आपसे मुलाकात करने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए उत्सुक हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है जब जाते हुए प्रधानमंत्री के लिए कोई संदेश छोड़ता है, लेकिन पीएम मोदी ने जाते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए भी संदेश छोड़ा और आने वाले नए प्रधानमंत्री के लिए भी। ये संकेत है कि वापस जब आएंगे नेतन्याहू तो भारत और नेतन्याहू के बीच कल जो रिश्ता था वैसा ही रिश्ता आज भी रहेगा। पर हाँ, नेतन्याहू अगर वापस सत्ता पे आते हैं तो बाइडेन के साथ उनकी कैसे जमेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। पर वहीं दूसरी तरफ G7 की मीटिंग में भारत ने एक और बड़ा हंगामा कर दिया है और पूरी कलई खोल कर रख दी है अमेरिका की। G7 की मीटिंग में सिर्फ चीन को लेकर घेरने की ही बातें नहीं हुई, बल्कि क्लाइमेट चेंज से लेकर कई ऐसे व्यवहारिक मुद्दों पर भी बात हुई जिसे दुनिया झेल रही है। ये जो बड़े बड़े अमीर देश हैं, ये बातों के शेर है। ये बोलते बहुत अच्छा है लेकिन इनकी करनी बहुत ही खराब रहती है। जहाँ ये जीरो कार्बन की बात करते हैं, अच्छे जलवायु की बात करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है कि पृथ्वी को बचाने की बात करते हैं, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आती है तो सारे चुपचाप हो जाते हैं और किसी देश के लीडर में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि खुलकर इन मुद्दों पर बात कर सके। लेकिन G7 में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे इस मुद्दे को रखा। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की जहाँ तक बात आती है, G7 के देश काफी अमीर हैं, लेकिन G7 के देश इस मुद्दे पर पैसे नहीं लगा रहे हैं। वहीं G20 में शामिल मध्यम वर्गीय देश भी भारत अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि $100 बिलियन का एक फंड बना था जिसे अमेरिका और G7 के महत्वपूर्ण देशों ने बनाया था, लेकिन उस फंड में कभी भी एक पैसा नहीं डाला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 के देशों से आग्रह किया कि उस फंड को फिर से चालू किया जाए, उसमें पैसे डाले जाएं और उस पैसे का इस्तेमाल दुनिया में जलवायु परिवर्तन को रोकने में और पृथ्वी को संवारने में किया जाए। हालांकि अपनी इस लाइन से प्रधानमंत्री मोदी ने ये समझा दिया कि सिर्फ बातों के शेर बनने से कुछ नहीं होगा, पैसे उगलना भी सीखो। वैसे आपको क्या लगता है, भारत में पहली बार ऐसा नेता आया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में खुलेआम संयुक्त राष्ट्र संघ की बुराई करता है और उसकी कमियों को दिखलाता है, तो वहीं G7 में भी किसी देश की कमी को दिखला रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत अब बेबाक होकर अपनी राय रखता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।